गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग निखिल। एक सेकंड ना, आवाज आ रहा है ना मेरा अच्छे से? कोई यस सर। डिस्टर्बेंस तो नहीं है? यस सर। ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना आप लोगों को। चलो, कल वाला कुछ समझ में आया था? सब डिस्कस किया था जो हमने। सर क्वेश्चन ट्राई किए थे, यस सर। मतलब हुए नहीं वो क्वेश्चन। क्यों, उसमें क्या? वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे ना कमल, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। यस सर, वो एक स्टेप ही नहीं समझ आ रहा था, बाकी तो हो रही थी। चलो, तो मैं वो पीपीटी निकालता हूँ, फिर मैं आपको वो शेयर करके दिखाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। कल वाला अपना था ना, क्वाड्रेटिक वाला लेक्चर था ना। हम्म। उसमें ना सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, वो नोटिस किया था आपने? यस सर, तभी तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम क्वेश्चन में वही एक ही स्टेप हो रहा है सर, वही नहीं समझ आ रहा था। चलो मैं बता देता हूँ ना, एक एक मिनट लगेगा, बता देता हूँ। फिर अपन आज का स्टार्ट करेंगे ना। देखो, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको? यस सर। ठीक है, तो इसमें समझा। अच्छा, इसको स्लाइड शो कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा तो। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। अभी ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। देखो, ये वाला स्टेप था ना, यही था ना मेन कंसर्न तुम्हारा। यस देखो ये, सर, लेफ्ट हैंड इस टाइप साइड। के बहुत सारे क्वेश्चन थे ना। उसमें ये वाले स्टेप तो समझ में आ गया कि e⁻x को t क्यों बना, क्योंकि देखो सब जगह था ना, वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो इसलिए उसने ना t मान लिया। तो इससे क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट किस में हो गया? बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर कि वो बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना था कि यार बाई क्वाड्रेटिक तो हमें वैसे तो सॉल्व नहीं करने आती। बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक में भी कन्वर्ट करते हैं। बट वो बाई क्वाड्रेटिक कैसे होती है, जिसमें t⁴ प्लस में टी स्क्वायर और प्लस में कुछ कांस्टेंट होता है। तो हम इसमें क्या करते थे, टी स्क्वायर को कुछ यू मान लेते थे ताकि वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। बट ये एक्सप्रेशन वैसा भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम वैसा वाला टाइप भी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या टाइप था कि आपको जिस भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, आपने ना नेक्स्ट वाले देखे होंगे, दो तीन क्वेश्चंस और भी देखे होंगे, तो उनमें भी सेम अप्रोच था कि पहले आप टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को ना, तो उससे ये रिजल्ट बना। अब आपको रिजल्ट में ना देखो दो चीजें ये दिखी, एक तो दिखा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और एक इनमें से कुछ कॉमन लिया, जैसे 8t और 8/t में से 8 कॉमन ले लिया, तो t-1/t आया। अब यहाँ से आपको कन्वर्ट क्या करना था कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा है t² + 1/t², इसको ना दो टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, सोचना आप। मैंने एक लिखा t+1/t², इसमें क्या क्या आता है? a+b², a का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा, और प्लस में क्या आएगा? 2ab आएगा। क्लियर है? तो 2ab के मतलब प्लस का 2 आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2। दूसरा पैटर्न मैं क्या बना रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t-1/t²। सेम है, इसी क्वांटिटी को मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ। अब देखो, t-1/t² लिखोगे ना, a का स्क्वायर मतलब एज इट इज, b का स्क्वायर इज ओके, बट -2ab में -2 आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम +2 ऐड करेंगे। इस क्वाड्रेटिक को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना था कि मेरे को फर्स्ट वाला यूज करना है या सेकंड वाला यूज करना है, वो आपको इधर डिपेंड करना है, देखो इस पे डिपेंड करेगा। ये क्या था? t-1/t। इसीलिए मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को इस सेकंड वाले तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को t-1/t को कुछ, जैसे उसने z मान लिया, हम u मान सकते हैं, z मान सकते हैं, सब तो u, कोई भी एक अदर वेरिएबल माना होता है, अगर हम उसको z ले तो एडवांटेज क्या मिलेगा? ये बन जाएगा z का स्क्वायर, और ये जो +2 है ना,
ये +2 देखो बैलेंस करने के लिए आया था, दिख रहा है कि आपको कन्वर्ट किया हो? यस सर। बाकी एज इट इज था, देखो बाकी एज इट इज था। ये 8 आपका ये रहा, और ये आपका बाजू में लिखा हुआ है, और ये प्लस का 13 भी आपका एज इट इज है। बस ये एक्स्ट्रा जो 2 था ना, इसके बारे में दिमाग में आता है, सर ये +2 कहाँ से है, तो वो बैलेंस करने के लिए आता है। देखो आप किसी भी क्वांटिटी को ना 2 टाइप से लिख सकते हो, इसी की बात नहीं है। आप जैसे मान लो किसी ने बोला आप x² + y², तो आप इसको भी 2 टाइप से लिख सकते हो। आप इसको x + y के होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको मैं x - y के होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ में आया? डिपेंड्स ऑन हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, इसलिए वो वैसे चेंजेस किए थे कमलप्रीत। बाकी आगे वाले क्वेश्चंस में भी सेम था, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा ना, तो यहाँ भी ऐसे ही था। यहाँ e⁴x था, तो पहले e⁴x से डिवाइड कर दिया, ताकि ये देखो ये वाला और ये वाला कुछ परफेक्ट क्वांटिटी बन जाए। अब देखो ये प्लस का था, तो इसको भी प्लस में ही कन्वर्ट किया, देख लो आपके सामने, इसको भी प्लस में ही कन्वर्ट किए। ये ऐसे ध्यान रखा ब्रो, अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट, माइनस का है तो माइनस में कन्वर्ट करो। दिख रहा है क्या आपको? माइनस है तो माइनस में ही कन्वर्ट हुआ है, समझ गए? वैसे यस टाइप। चलो कोई नहीं, तो आज का थोड़ा स्टार्ट करते हैं ना अपन। चिराग निखिल 2 ही 3 बच्चे ही आए, बाकी बच्चे आए नहीं। आज सुनया भी नहीं है क्या? लास्ट क्लास में तो थी सर वो। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है, स्क्रीन तो दिख रहा है, आ जाएंगे। चलो आज सीक्वेंस सीरीज था ना अपना, प्लानर आपके साथ शेयर किया होगा सर ने, सीक्वेंस सीरीज था। तो इसमें देखो वो सब डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई थी तुम्हें ना, एनालिसिस देखोगे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है सीक्वेंस सीरीज पे, ठीक है। बट इसमें ना जैसे मेन चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, इसमें से जो एजीपी जीपी एचपी, या फिर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें आती है वो भी डिस्कस कर दूंगा। बट इस पूरे पीडीएफ में ना बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जैसे मतलब देखोगे तो आई थिंक नियर अबाउट 90 स्लाइड्स है। तो अब 90 स्लाइड्स तो हम 1 घंटे में पूरा कंप्लीटली कर नहीं पाएंगे, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मेरे को लगता है जेई में आता है जनरली, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम उनको टारगेट करेंगे। बट जो बाकी स्लाइड्स जो बच गई उनमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, कि ऐसा है तो ये होता है। बट जैसे इन बिटवीन अगर थोड़ी बहुत थ्योरी है, अच्छा जैसे ये बेसिक थ्योरी है, तो ये तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, फिर भी रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो आपको जो क्वेश्चन जनरली बनता है वो एपी भी बन जाता है, जीपी भी बनेगा, ठीक है। और जो ये मैंने लिखा है ना एम जी एम एच एम, एंड रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक होता है वीएन मेथड, जो मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, एक वीएन मेथड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चंस भी ज्यादा उतने बनते नहीं, तो ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी ढंग से कर लोगे ना, तब भी आप ऐसे मानो सीक्वेंस सीरीज को इजीली डील कर पाओगे। और एक एजीपी आपके सिलेबस से वैसे हट गया है, जो सम ऑफ एन टर्म्स वाला था ना वो हटा दिया। जैसे यहाँ पर बोलो ना सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, जैसे हम नहीं करते एपी का सम निकालते हैं एन टर्म्स का, जीपी का भी निकालते हैं, एचपी का भी निकालते हैं, तो वैसे ही एजीपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बट एजीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम, समझ गए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये आपके सिलेबस में अभी भी है, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा वाला पार्ट आता है, या कौन सा डिस्कस करना है पर्टिकुलर, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं ना, 1 घंटे का, तो हम मेनली उसमें जो मेन चीजें हैं वो यूटिलाइज करेंगे। वीएन मेथड और मेथड ऑफ डिफरेंस सर, ओके, फर्दर और भी डिस्कस। और कुछ बोल रहे हो कमल, क्या बोल रहे हो कमलप्रीत? कुछ नहीं। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम। यस यस ऑफ कोर्स, वो तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो तो मैं स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें तो जेई में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? चिराग सर निखिल। ये हाँ बोलो। हार्मोनिक और जो मैट्रिक मीन, ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दो, याद हाँ नहीं है। बिल्कुल 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 रिवाइज करा दूंगा। पहले मुझे बताओ एपी को रिवाइज कराने की जरूरत है क्या तुम्हें, एपी के बारे में? नो सर। एपी का पता होगा, देखो फिर भी मैं फटाफट फटाफट ना फास्ट फास्ट तुम्हें स्लाइड दिखा के दिखा देता हूँ। एपी तुम्हें पता होगा, ठीक है ना, इतना नहीं है कि एपी नहीं पता। एपी पता है जिसमें फर्स्ट टर्म ए होता है, जिसका नेक्स्ट टर्म A+D होता है, फिर A+2D एंड सो ऑन। अगर आप एपी में आपको बढ़ना है, एपी कैसे जस्टिफाई करते हैं,
कि उनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे T2 माइनस T1 कर लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स T4 माइनस T3 कर लो, कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया और वो कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फिर एपी में दो चीज आती है, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला an, राइट, जिसको हम कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, Sn, जिसको हम कैसे निकालते हैं, दो तरीके से, n/2 a प्लस एल, और एल्स n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या यही मेथड होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद होने चाहिए एपी के। क्या एपी में इतना ही होता है स्टोरी? यस सर। ये छोटे छोटे जो एग्जांपल्स है ना, ये आप एज ए होमवर्क ट्राई करके देना, क्योंकि एपी आई थिंक मुझे पता है तुम्हें आती होगी, एपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस एपी में टर्म्स का हमेशा ध्यान रखना। कोई बोले कि तुम्हें T6 निकालना है, तो एपी का T6 क्या होता है, a प्लस 5d होता है। एपी का 7th टर्म क्या होता है? ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ध्यान रखना। जैसे इसमें ये छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, ये तो आप बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ ना, इसमें बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लो ये लिखा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी। जैसे मान लो एक एपी है जिसका सम ऑफ n टर्म्स मैंने बोला Sn है, और दूसरी एपी है जिसको मैं बोल रहा हूँ S-n। दोनों में टर्म्स कितनी है हमारे पास, n ही टर्म्स है। उनका रेशियो कितना दिया है, 5n+3, और डिवाइड में कितना है, 3n+4। समझ में? देन द रेशियो ऑफ 17th टर्म। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने क्या पूछा आपसे कि दोनों एपी का 17th टर्म का रेशियो क्या आएगा, ये आपसे पूछे। क्वेश्चन समझ में आया? सम का रेशियो दिया है और टर्म्स का रेशियो पूछ लिया, क्या करोगे फिर? कैसे सॉल्व करोगे? सम, तुम्हें सम याद है, एपी का सम कैसे निकालते थे, n/2, अभी बताया ना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो हमें पता है। जैसे मान लो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है कि एपी में सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो क्या क्या चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी, दो एपी है, तो लेट से मान लो पहली एपी का फर्स्ट टर्म है a1 और पहली एपी का कॉमन डिफरेंस है d1। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, उसने बोला है ऑलरेडी कि दोनों में टर्म्स कितने हैं, n है। सिमिलरली Sn डैश n/2, दूसरी वाले का क्या लिखेंगे, 2a2 प्लस एन माइनस वन इंटू d2। क्या हम ऐसे लिखेंगे? और इनका जो रेशियो वो कितना दिया है, 5n+3 डिवाइड में 3n+4, ऐसे उन्होंने दिया है। अब आपको सोचना है, देखो एक चीज तो समझ में आ गई कि n/2 तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको सोचो, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि ये मेरे को T17 और T17 डैश दिखे। अच्छा एक बात बताना, किसी भी एपी में 17th टर्म का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम 17th टर्म? a प्लस a 16 प्लस 16d। तो मान लो पहली वाली एपी है a1 प्लस 16d1, हम ऐसे तो लिखेंगे। दूसरे वाली एपी को कैसे लिखोगे, a2 प्लस 16d2। तो आप सोचो, इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, ये वाला जो सर्कल बना है ना, इसको कन्वर्ट करना है, ये वाले पार्ट को, इसको कन्वर्ट करना है। तो सोचो मैं क्या यूज करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना और आपको ये इजीली आंसर मिल जाएगा रेशियो। ऐसा, अब देखो मैं बता रहा हूँ किसके बारे में सोचो आप, थिंक अबाउट इट, एन के बारे में, कि मैं एन की क्या वैल्यू लूं, एन की कौन सी वैल्यू लूं और उसको यहाँ पुट कर दूं, और मेरा आंसर a1+16d1 और a2+16d2 जैसा दिखे। जस्ट थिंक 17 अबाउट दैट। हाँ क्या लें, 17 17? 17 से बात नहीं बनेगी, देख 17 से प्रॉब्लम पता है क्या, 17 - 1 16 बनेगा, ठीक है, बट यहाँ 2a1 है ना, बट हमें तो a1 यस चाहिए। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो फिर 16 से 2 कॉमन लेने के बाद तो 8 ही बचेगा ना। थोड़ा सा और सोचो। 33 लेंगे। हाँ 33 लो ना, ज्यादा बेटर है, 33 लो, एन 33 लोगे ना वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्यों, देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ, तुम्हें दोनों साइड ही रखना है, पूरे में रिप्लेस करेंगे हम, सब जगह रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला स्टोरी देखो क्या बन जाएगा, 2a1 प्लस 33 - 1 32d1 डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना, 2a2 प्लस 32d2। कैसे आएगा? यस
अब इसमें आपको दिख रहा है क्या, आगे भी रख दूंगा मैं 5 इंटू 33 प्लस 3 और डिवाइड में 3 इंटू 33 प्लस 4, मैंने सब जगह रिप्लेस कर दिया। एडवांटेज क्या हुआ, यहाँ देखोगे ना तो ये 2 तो कॉमन आ जाएगा सब में से, क्या बचेगा A1 प्लस 16D1। क्या उसको फर्स्ट एपी का 17th टर्म नहीं बोलते हम, यस सर। और नीचे वाले में से 2 कॉमन लोगे तो A2 प्लस 16D2, वो सेकंड एपी का 17th टर्म आ गया। तो इसका रिजल्ट बन गया, ये रेशियो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, रेशियो, इस टाइप का। तो इसका रेशियो है, मतलब ये वाला आंसर है, तब तो आंसर तो कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। हाँ, बस ऑप्शन मैच कर लेना, 5 इंटू 33 करना प्लस में 3 और 3 इंटू 33 प्लस 4। क्या इसमें डाउट था? इस टाइप का एक क्वेश्चन ध्यान रखना यार, ये वाला, कि कई बार है ना सम देके आपको टर्म्स का रेशियो पूछ सकता है, सम देके आपको टर्म्स का रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बस वहां पर डिजाइन क्या करना होता है, वो टर्म डिजाइन करनी होती है। उसके लिए बस थिंक अबाउट इट एन के बारे में, और एन थोड़ा डबल सोचा करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2A1 भी है, समझ गए, तो 2 आपको कॉमन भी तो लेना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको सबको पता होगा ना, ये टर्म्स निकालना। एपी का मैं कोई खास नहीं बताऊंगा, क्योंकि एपी का पता है। देखो मैं थोड़ा एक आध क्वेश्चन बताता हूँ जेई में जैसे आया था, देखो ये जेई के क्वेश्चन है, एपी का ही जेई का बेसिस क्वेश्चन है। तुम देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ताकि ना इससे ना आपको वो वाले भी क्लियर हो जाएंगे, जो सिग्मा नोटेशन वाले हो गए या डिफरेंस वाले हो गए, जो हमने लास्ट में लिखे थे ना सब टॉपिक, वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 5, इसका सम है ना, ये जो आपको सीरीज दी है, 1/1 इंटू 1 प्लस डी प्लस 1/1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2D, ये जो एक सीरीज दी है, इन सब का जो सम है, वो सम आपको कितना दे दिया, 5 के इक्वल दिया। समझ गए? तो आपको निकालना क्या है, 15 टाइम्स डी निकालना है। तो इतना तो समझ में आ गया, इन सब का एडिशन है वो 5 दिया है, एक ही कंडीशन है, और अननोन भी क्या है, एक ही है, और वो कौन है, डी। कैसे निकालोगे यार, अगर मान लो मेरे को इसको सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे? किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर हम इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे तो फिर रिजल्ट बनेगा? सर सर वो ऐसे सम ऑफ लास्ट, हम्म। हाँ बताओ, एक एक करके बताओ, जल्दी बताओ फिर। सर वो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म में, सम ऑफ। ओके, हाँ कमलप्रीत आप कुछ बोल रहे हो? वही सर एसएन वाला फॉर्मूला लगा के वहां से डी निकालेंगे। लेकिन एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर 2a प्लस n माइनस 1d वाला। तो ये एपी का है, तो उसने ये कहाँ बोला आपको एपी है? कहाँ दिख रहा है आपको एपी है? ये तो 1/फैक्टर्स दिए आपको। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1/सम फैक्टर्स आना, और उनको प्लस प्लस करके लिखा हुआ। ये सिग्मा नोटेशन वाले जो मैंने सब टॉपिक बताया ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, सिग्मा नोटेशन वाले हो गए, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये तो। एपी का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर एपी नहीं दिया। देखो इसको करते कैसे है, जब भी याद रखना, छोटी सी कंसेप्ट है बट याद रखना, 1/, में अगर 2 फैक्टर आते हैं और ऐसे प्लस 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 करके लिखा होता है, तो इसको हमेशा स्प्लिटिंग करके सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग करके ही सॉल्व करते हैं इसको। दैट इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि स्प्लिटिंग से क्या होता है कि बहुत सारे टर्म्स कट जाते हैं, और जो बचता है वहां से डी आ जाता है। देखो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग का भी एक तरीका होता है, हमेशा ध्यान रखना, पहले 1/, छोटा फैक्टर लिखा करो, जो छोटा फैक्टर है, फिर -1/, बड़ा फैक्टर, जो बिगर फैक्टर है, दोनों को कंपेयर करो और ऐसे लिखा करो। अब लेकिन आपने स्प्लिट कर दिया, ये इंटीग्रेशन में भी काम आते हैं, स्प्लिट कर दिया, बट आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना न्यूमरेटर को जरूर बैलेंस करना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 1/1 इंटू 1 प्लस डी, तो इसमें 1 बड़ा है या 1 प्लस डी बड़ा है? 1 प्लस डी। 1 प्लस d। तो मैं इसको पहले वाले को क्या लिखूंगा, 1/1 छोटा फैक्टर -1/ बड़ा फैक्टर, ये लो, मैंने स्प्लिट कर दिया। बट मैंने क्या बोला, इसके बाद में आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्रॉस वेरीफाई मतलब कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है क्या न्यूमरेटर में? क्योंकि इस वाले पार्ट को हम सिर्फ सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक्स्ट्रा दे देंगे। एक्स्ट्रा कैसे दे देंगे, हम सिर्फ कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं ना इसको। पहले ये मल्टीप्लाई में था, भाई ये मल्टीप्लाई में था ना 1/,
अब हम इसको Yes, ब्रेक sir. कर रहे हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 1 + d - 1, तो क्या एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है न्यूमरेटर में? DI. जी डी आ सर। रहा है। क्या इट वाज डी? डी था क्या वहां पर न्यूमरेटर में? यस सर। डी Yes, कहाँ sir. था न्यूमरेटर में? डी कहाँ था? 1 था सर पहले मतलब। में था। Yes, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए 1/d से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। हाँ, तो ये बैलेंस वाला ये जो बैलेंस करते हैं ना, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है बैलेंस करने वाला, न्यूमरेटर को बैलेंस करना। ये वाला स्टोरी हमेशा ध्यान रखना। स्प्लिटिंग बच्चे सीख के आते हैं, 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर, पर बैलेंस करना भूल जाते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला देखो, 1 + d और 1 + 2d में छोटा कौन है? 1 + d। 1 plus मैंने 2. वही लिखा, देखो 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट क्या DI. आ रहा है? डी आ रहा है अभी भी। तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए 1/d से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. तो मतलब इस सब में एक चीज नोटिस की क्या आपने, सब में एक चीज कॉमन आई, 1/d कॉमन आ गया। क्या कॉमन नहीं आया 1/d? भाई यहाँ भी Yes, 1/d, यहाँ भी 1/d, आगे वाले में भी 1/d आएगा। लास्ट वाले को क्या लिखोगे देखो, 1/1 + 9d माइनस 1/1 + 10d। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो तुम्हारे लिए, फिर से मैंने उसको स्प्लिटिंग वे में लिखा है, और 1/d मैंने कॉमन ले लिया, बट मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल वाइज लिख रहा हूँ, सॉरी हम वर्टिकल टाइप से लिख रहे हैं ताकि तुम्हें डायगनली कटते हुए दिखे। प्लस है ना, सब प्लस में है, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा, 1/1 + d माइनस 1/1 + 2d। तीसरा क्या आएगा इसके बाद में, सोच के बताओ। 1/1 2D. + 2d माइनस 1/1 + 3d, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाला क्या आएगा हमारा, 1/1 + 9d माइनस 1/1 + 10d। हाँ, ये आ जाएगा। अब आपने नोटिस किया क्या कि डायगनली कटने स्टार्ट हो गए वो? ऐसे कट रहे हैं क्या डायगनली? Yes, sir. यस सर। तो जब डायगनली कट रहे हैं तो फिर सोचो क्या बचेगा। First term और last term. हाँ देखो, इसमें नोटिस कैसे करते हैं, याद रखना। अगर यहाँ फर्स्ट वाला बच रहा है तो फिर वहां सेकंड वाला बचता है, ऐसे याद रखा करो। समझ में, वहां फर्स्ट वाला बच रहा है तो यहाँ सेकंड बचेगा, वहां सेकंड बच रहा है तो यहाँ फर्स्ट बचता है, ये तो कट जाएगा। तो मतलब मैं कुल मिला के स्टोरी ऐसे लिख दूं, 1/d, 1/d तो रहेगा ना बाहर में। Yes, sir. अच्छा, एक तो 1 बचा, और माइनस में क्या बचेगा, 1/1 1 + 10। + 10d। और ये पूरा हमने सम निकाल लिया, प्लस में था ना, सम निकाल लिया, ये हमारा सम आ गया। अच्छा, ये सम किसके इक्वल था, 5 के। 5 के. यहाँ से तो डी निकाल ही सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है? No, sir. ये ध्यान रखना इसमें एपी का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना, स्प्लिटिंग वाला था, बट जेई का क्वेश्चन था, बट मैंने बता दिया तुम्हें ना कि इस तरह से स्प्लिटिंग करना भी आना चाहिए। और डायगनली कटते हैं ऐसे, प्लस प्लस करके उसने 10 ही टर्म दिए थे। ये सिग्मा नोटेशन लगा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें भी स्प्लिटिंग करना होता है। जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टर आएगा ना, ये सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं, जब भी डिनोमिनेटर फैक्टर आए, दो फैक्टर आएंगे, तो 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। बट कई बार है ना, कई बार बच्चों को कंसर्न क्या होता है कि सर अगर 3 फैक्टर आए तो क्या करेंगे, जैसे इस तरह से ये भी आते हैं। और मान लो मैंने सिग्मा लगा दिया और मैंने बोल दिया 1 से लेके 88 तक सॉल्व करना है, मैंने बोला ये क्वेश्चन करो, ये भी ये सिग्मा नोटेशन की क्वेश्चन है। ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सिग्मा नोटेशन बोलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये होता है, और एक क्वेश्चन में इसी को ये लिख रहा हूँ, देखो दोबारा से मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, एक मैंने ये लिख दिया। तुम्हें आई थिंक सेकंड वाला आता होगा, ये सेकंड वाले को कैसे करते हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, देखो इसको तो सीखा होगा आप लोगों ने, कैसे करते थे, ऐसे टीचर नहीं बताते थे कि पहले टी एन निकाल लो, है, फिर उसके सिग्मा लगा दो, ऐसे बताए होंगे आपको। जैसे हर टर्म्स के ना सिग्मा लगा सकते हैं हम, और फिर वो सिग्मा वन क्या होता है। अच्छा, आपको 3 चीजें पता है क्या आपको, सिग्मा वन क्या होता है, सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, और सिग्मा एन क्यूब क्या होता है। ये चारों स्टोरी पता है आपकी सिग्मा नोटेशन के लिए? नो सर। देखो, सिग्मा वन को तो बोलते हैं एन, ठीक है। सिग्मा वन का मतलब क्या है कि आप आई जो एन है ना, कुछ भी रखो, आपको हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1। तो आप एन बार ऐड करोगे, देखो यहाँ सिग्मा का मतलब है आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। आई मान लो या एन इज इक्वल टू मान लो, चलो एन में लिखा है, एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक।
यहाँ भी n का मतलब क्या है, 1 से लेके n तक। तो n का मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सिग्मा का मतलब समझते हो ना, ऐड करना होता है। तो ये क्या बनेगा, नेचुरल नंबर का सम। इसको क्या बोलते हैं, n × n + 1/2। आपको ये पता नहीं था सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? नो सर। और ये सिग्मा n स्क्वायर को क्या बोलते हैं, n × n + 1 2n + 1 डिवाइड में 6। कहीं तो सुना होगा यार, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के सम। ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल है, ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सिग्मा n। अरे उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यस सर। जैसे 1 + 2 + 3 है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सिग्मा n बोलते हैं ना। ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। और n³ का रिजल्ट क्या आता है, ये जो पहला वाला रिजल्ट है ना, ये याद रखा करो, n × n + 1 डिवाइड बाई 2, इस पूरे का ही होल स्क्वायर, ऐसे याद रखा। अगर एक याद है ना, n × n + 1/2, उसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो निखिल आपके एनडीए में भी काम आएगा यार, अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। ये तो उसमें भी बहुत काम आते हैं, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n³। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तब तो क्या करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई, और फिर जहां जहां दिख रहा है ना, सबको सिग्मा बांट दो। जैसे मान लो ऐसे बन गया, मान लो सिग्मा n³ आ गया, फिर सिग्मा n स्क्वायर आ गया, मान लो इस तरह से कुछ आएंगे, आएंगे ना, क्यूबिक है, n × n × n, तीन फैक्टर ना, तीन फैक्टर का मल्टीप्लाई हमेशा क्यूबिक आता है। तो ये सिग्मा n³ का मतलब क्या हो गया, आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला पुट करना है। सिमिलरली आगे क्या आएगा, सिग्मा n आ गया, मान लो कुछ मल्टीप्लाई में भी आएंगे, ठीक है, मैं उनको नहीं लिख रहा। और प्लस में लास्ट में मान लो कांस्टेंट आ गया, तो वहां भी तो सिग्मा लगेगा, सिग्मा सबके साथ लगेगा। तो ये तो तीनों फॉर्मूले हो गए। और लेकिन सिग्मा 6 को ना बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, 6 ही लिखते हैं, 6 नहीं लिखना। सिग्मा 1 का मतलब है n, तो ये सिग्मा 6 का मतलब हो जाएगा 6n, ये ध्यान रखना। अब ये रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ n में, बट हमें चाहिए 88 तक, तो लास्ट में क्या कर देना, n की जगह 88 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिग्मा नोटेशन कभी नहीं सुना आप लोगों ने, कैसे सॉल्व करते हैं? नो सर। पढ़ाया नहीं कभी सीक्वेंस सीरीज आपने स्कूल्स में? सर इतना नहीं करवाया, बेसिक ही फोर्थ करवाया। लेवल पे। अच्छा अच्छा, बेसिक कराए, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ बताना क्या चाह रहा था कि अगर दो फैक्टर आते हैं ना, तो 1/, छोटा फैक्टर -1/, बड़ा फैक्टर। और ये जो टाइप है ना, ये वाला टाइप, इसमें देख रहे हो डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर है, 2 या 3 है? 3 है 3 है सर। ना। हाँ, जब 3 फैक्टर आते हैं ना, तो इसको कैसे करते हैं पता है क्या, 1/, पहले दो फैक्टर, -1/, सेकंड और थर्ड फैक्टर, ऐसे स्प्लिटिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड थर्ड, ऐसे याद रखना। बट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर कर लेना, वो भी डायगनली कटेंगे। ये कटने वाली प्रॉपर्टी है, 1/, जितने फैक्टर आते हैं ना, 2 आने, 3 आने, 4 आने, इन सब में कटते हैं डायगनली। और अगर स्टोरी सिर्फ न्यूमरेटर में लिखी है, ओनली न्यूमरेटर में, तो फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगाना होता है सबको। यहाँ ऐसे नहीं करते कि सर उसका आंसर आएगा उसको 1/, कर दे, तो उसका आंसर 1/, नहीं होता। ये दोनों ऐसे लिखे हैं कि मैंने, कि उसका जो आंसर है उसी को 1/, कर दो। नो सर। हाँ, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये एपी तुम्हें आता है, जीपी भी तुम्हें, जीपी में देखो सिंपल फंडा बताऊं, तो जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, AR⁴ जीपी में सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, A × R⁴ अपॉन R-1। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला, वो क्या होता है, A/1 - R। इनके फॉर्मूले भी याद नहीं आप लोगों को? पहले दो तो पता था सर, इनफिनाइट वाला नहीं पता। इनफाइनाइट वन नहीं पता, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्वेश्चन तो इसके ही बनते हैं, एस इन्फिनिटी के। A/1 - R, ए मतलब पता ही होगा तुम्हें, फर्स्ट टर्म होता है, आर का मतलब कॉमन रेशियो, ये तो पता होगा। यस। कोई बात नहीं, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आज भेज दूंगा, वैसे तो उस प्लानर में लिस्ट में थे, फिर भी मैं भेज दूंगा ना। और बाकी जरूरत नहीं है, ये इस पूरी शीट में ना ये पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो नॉट इश्यूज ना। और दो तीन चीजें यार, ये हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई भी तीन नंबर्स A B C, अगर उसने बोल दिए आर इन AP, कोई तीन नंबर अगर AP में, तो कंडीशन हमेशा अप्लाई करना, B = A + C/2।
आपको इसी कंडीशन को फर्दर सॉल्व करना होता है अगर एपी में। सिमिलरली उसने बोल दिया कि ए बी सी जीपी में है कोई 3 नंबर, तो कंडीशन बनती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। कोई भी आप जीपी के नंबर्स लेके सोच सकते हो, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कोई 3 नंबर्स एपी में है तो क्या होता है, जीपी में तो क्या होता है। ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही टाइप का था, ये जो अभी हमने किया ना, ये भी जेई का क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का है क्या। यस सर। ये देखो एन निकालने वाला स्टेप तो वही है क्या, 1 अपॉन छोटा 1 अपॉन बड़ा। देखो एन को मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, सोच के बताना। मैं ऐसे लिख दूं 1/1 माइनस 1/2, छोटा और बड़ा। यस सर। अच्छा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके बताओ, 2 माइनस 1 ऊपर कितना आएगा 1, 1। तो उसमें भी तो 1 ही लिखा है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, नो सर। नहीं करना। सिमिलरली देखो 1/2 इंटू 3 को क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1/3, फिर अगला क्या आएगा 1/3 माइनस 1/4। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 1/99 माइनस 1/100। क्या बचेगा, ये ऐसे कट रहे हैं डायगनली, कट रहे हैं ना। यस सोच सर। के बताओ फिर क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा, -1/100। 1/100 बचेगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया ओवरऑल 100 माइनस 1 मतलब 99/100। ये हमारा क्या आ गया, एन आ गया। देखो एक तो एन आ गया। अब तुम सिमिलरली इस क्वेश्चन को देख के बताओ एम कैसे निकालोगे, ये जो एम का रिजल्ट है इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये तो प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में होता है तब हम करते हैं 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर। इस एम के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस प्लस में लिखा हुआ है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप बता सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आएगा 1/√99 प्लस रूट में 100। यहाँ तक स्टेप जारी है। जेई का है, जेई का है तो 23 24 के क्वेश्चन है सारे। सर वो b = a+c/2 वाला देखेंगे चेक करके। नहीं वो क्यों करोगे, इसमें कोई 3 नंबर थोड़ी लिखे हैं, ये तो 100 नंबर लिखे हैं, 1 से लेके 99 तक लिखे हैं इसमें, 99 नंबर से। बी इज इक्वल टू वाला कंसेप्ट कब लगाते हैं, मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको, कि अगर उसने बोला है कि 3 नंबर्स एपी में दिए हैं, वो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि इफ ए मतलब कुछ वैल्यू दे देगा, कॉमा लगा के बी में कुछ वैल्यू दे देगा, सी में कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा दीज वैल्यूज आर इन एपी, तब आपको वो सोचना है कि यार 3 नंबर्स एपी में दे दिए, तो फिर हम वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये अंडर रूट्स है ना नीचे, तो ये रूट्स को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज नहीं करते क्या। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, √1 प्लस √2 लिखूं या मैं इसको √2 प्लस √1 लिखूं, बात तो एक ही है ना। यस यस। सर। तो देखो पहले वाले को मैं एक करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, करके बताओ क्या बनेगा। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला कंसेप्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ तो मतलब √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, और माइनस में बी का स्क्वायर मतलब कितना बनेगा 1, तो क्या डिनोमिनेटर 1 हो गया, यस। यस। और न्यूमरेटर में क्या बना √2 माइनस 1। मतलब अगर पहले वाले को रेशनलाइज करें, ये वाले पार्ट को, तो स्टोरी एक्चुअली क्या बन रही है, क्या बन रहा है इसमें √2 माइनस 1। अगर मैं सेकंड वाले को रेशनलाइज करूं, सोच के बताओ ऐसे ही प्रैक्टिकली हवा में रेशनलाइज कर लो, क्या उसको √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही तो है। यस। -1 यस है। सर। हाँ इसको भी हम √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो क्या डिवाइड में तो अभी भी 1 ही बनेगा ना, तो ऊपर यस। वाला पार्ट क्या बना फिर न्यूमरेटर वाला, √3 3 माइनस माइनस √2। √2। फिर नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा √4 माइनस √3। तो क्या डायगनली कटते हुए स्टार्ट हो गए क्या, कट रहा है क्या यस। ऐसे? तो लास्ट वाला क्या बनेगा √100 माइनस √99। सही है। यस सर। कौन सा कटेगा और कौन सा बचेगा ये बताओ, अगर यहाँ पर सेकंड वाला बच रहा है तो वहां कौन बचेगा। -√99। नहीं नहीं, सेकंड वाला अगर वहां बच रहा है तो यहाँ तो फर्स्ट वाला बचेगा ना।
यस सर। देखो सेकंड वाला बच रहा है यहाँ पर, कौन बचा? सेकंड वाला। तो अगर यहाँ सेकंड वाला बच रहा है तो वहां कौन बचेगा? फर्स्ट वाला ना। यस यस सर। क्या आंसर आया फिर? √100 माइनस का 1, ये आंसर है। क्लियर हो गया आपको? यस बस हो गया। अच्छा, √100 का मतलब कितना होता है? 10 10 - 1 तो कितना हो गया आंसर? 9। 9। तो m का वैल्यू 9 आया। n का वैल्यू ये जो आपके सामने दिखा हो बड़ा सा एक्सप्रेशन जो भी है। अब इसने पूछा था कि देन द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो तुम देख लो कि ये जो पॉइंट है m और n वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। m का मतलब x हो गया और n का मतलब क्या हो गया? y ना। तो ये तो पुट करके देख लोगे, ये सेकंड वाला मैच कर रहा है, देखो कर लोगे ना। यस यस। सर हाँ, देखो ना, अरे x कौन है यहाँ पर? m। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो ऐसे दिमाग में, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, और सब्ट्रैक्ट करके देख लो यार, 0 ही तो आंसर आ रहा है, और कोई मैच नहीं करेगा। यस सर। हाँ, तो ये वो स्प्लिटिंग वाले टाइप हैं, स्प्लिटिंग वाले जिनमें हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में सिखाया, उसी को यूज करके देखो, और थोड़ा सा यहाँ रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर लिया। जेई का ही क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल का है, उसके लास्ट ईयर का होगा। ठीक है, तुम जो बता रहे थे मैं तुम्हें वहां लेके जाता हूँ ना, ये एपीजीपी तो आता होगा तुम्हें 100% ना। तुम्हें मैं एएमजीएम वाला बता दूं फिर कंसेप्ट? यस सर। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें ना, जहाँ जहाँ थोड़ा स्पेस मिलेगा। देखो मैं रिलेशन बिटवीन, ये काम का भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका जो पहला रिलेशन आता है ना कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है? एएम हमेशा जीएम से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। और जीएम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी, जैसे यहाँ पर स्टोरी क्या दिख रही है कि एएम इक्वल टू जीएम भी दिख रहा है और वो एचएम के इक्वल भी दिख रहा है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है? ये जो इक्वलिटी ना कब होल्ड करता है? व्हेन ऑल दी नंबर्स आर सेम। इसका मतलब समझे क्या? जो भी क्वांटिटीज उसने दी है ना, नंबर्स दिए, अगर वो सारे के सारे नंबर सेम है तो इन दैट केस एएम जीएम एचएम की वैल्यू हमेशा सेम आती है, हमेशा सेम आती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला दो नंबर है 4,4, तो क्या तुम्हें दो नंबर का एएम निकालना आता है? स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा दिया, तो तुम्हें अर्थमेटिक मीन निकालना आना चाहिए। बताओ अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 4 4 ही आएगा। देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, 4 + 4 ÷ 2, तो 4 नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल मीन, अच्छा ज्योमेट्रिकल मीन बताया था मैंने, नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते थे? अंडर रूट में क्या आता था? A × B, याद है? यस क्या आंसर आएगा? 4 × 4 16, उसका रूट भी कितना होगा? 4 होगा। और अगर आप एचएम भी निकालोगे वो भी 4 आएगा। देखो एचएम कैसे निकालते हैं, दो नंबर का 2 डिवाइड में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर प्लस 1 अपॉन सेकेंड नंबर। तीन नंबर्स का एचएम कैसे निकालते हैं? 3 अपॉन में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर प्लस 1 अपॉन सेकेंड नंबर प्लस 1 अपॉन थर्ड नंबर। तो देखो 1/4 + 1/4 मतलब 1/2 ना। यस सर। टू यस अपॉन 1/2, तो ये भी तो 4 ही है। यस सर। हाँ, तो मतलब जब नंबर सेम होते हैं ना तो एएम निकालो, जीएम निकालो या एचएम निकालो, ऑल द वैल्यूज आर सेम। और अगर मैंने थोड़ा भी चेंज कर दिया, जैसे मान लो दो नंबर मैंने 4 लिए और तीसरा 3 ले लिया, तो क्या ये नंबर सारे सेम है क्या? नो सर इस केस में ना हमेशा एएम बड़ा ही आएगा 100%, फिर जीएम आएगा, फिर एचएम आएगा। भले ही आपको पॉइंट पॉइंट में डिफरेंस दिखे, बट आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी ही दिखेगी। जैसे मान लो अर्थमेटिक मीन आ गया मेरा, मान लो 4.7 आया, तो ज्योमेट्रिकल मीन तुम्हें 4.6 समथिंग दिख सकता है, 7 नहीं दिखेगा। समझ गए, छोटा ही दिखेगा एज कंपेरेटिवली। तो पहला रिलेशन समझ गए एएम जीएम एचएम का। इक्वलिटी कब होल्ड करता है? जब नंबर सेम होते हैं। सेकंड जो रिलेशन आता है ना, सेकंड, वो क्या होता है कि जीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। एक ये रिलेशन होता है कि ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर हमेशा अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। चाहे आप दो नंबर का एएम जीएम एचएम लिख के सोच सकते हो या कैसे भी कोई वैल्यू लेके भी सोच सकते हो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? एएम यस। जीएम की रिलेशन दोनों याद हो जाएंगे क्या?
यस सर। चलो, तुम्हें एएम में फिर चलो मैं इस रिलेशन के बेसिस के क्वेश्चन दिखाता हूँ ना। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ बनाया, मैंने बोला इसमें ना रेंज के बेसिस के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जैसे क्वेश्चन बनाया, फाइंड द रेंज ऑफ 4 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर एक्स। मैंने बोला इसका रेंज बताओ। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं दिखाऊंगा सारे रेंज के टाइप के। रेंज के जब भी क्वेश्चन बनेंगे ना, दो टाइप के होते हैं। या तो फंक्शंस के रेंज हो गए, जो हम फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम कहाँ पढ़ते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, याद है? बट कुछ फंक्शंस है ना जिनका रेंज, अच्छा रेंज का मतलब यही होता है क्या, मैक्सिमा मिनिमा? यही तो बोलते हैं। कुछ का पता है क्या होता है? जैसे कुछ का मैक्सिमम मिनिमम हम कहाँ निकालते हैं? एओडी के चैप्टर में, याद है? यस सर। हाँ, अब कुछ यहाँ पर होते हैं, कुछ एएम जीएम लगा के भी आपको मैक्सिमा मिनिमा वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो कुछ में ना एएम जीएम का कंसेप्ट लगता है। इसका रेंज आता है क्या आपको? कैसे निकालते हैं? एनीवन? चिराग, निखिल, कोई भी बैठा है? इतने से पार्ट का रेंज, और उसने ऑलरेडी ऐसे बोल दिया यहाँ पर कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, नो प्रॉब्लम, ये एक्स पॉजिटिव है। और अगर नहीं भी बोला होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 4 टू द पावर एनीथिंग पॉजिटिव ही रहेगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। 4 है ना, 4, ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, 4 टू द पावर एक्स, तो वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। देखो तुम हमेशा ध्यान रखना यार, जब भी रेंज के क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली आपको एएम जीएम ही यूज करना होता है। 99% केस में एएम जीएम यूज करके ही क्वेश्चन बनते हैं। एएम जीएम ही क्यों यूज किया? दो नंबर मैंने सोचे यहाँ पर। लेट से मान लो दो नंबर है, एक तो है 4 टू द पावर एक्स, और जो मैंने दूसरा नंबर सोचा है वो 1 अपॉन 4 टू द पावर एक्स सोचा है। मान लो ऐसे दो नंबर हमने पिक कर लिए, कोई प्रॉब्लम है पिक करने में? नहीं ना। नो सर। तो अब मैं दो नंबर का तुम्हारे सामने एएम लिख के दिखा रहा हूँ, एएम ऑफ टू नंबर्स। तो कैसे लिखूंगा दो नंबर का एएम? दोनों को ऐड कर दूं, और डिवाइड में क्या आएगा? तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या होता है? रूट में आता है ना, रूट में। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये होता है कि ज्योमेट्रिकल मीन? यस यस सर। सर। अब तुम नोटिस करो यार, ये 4 टू द पावर एक्स 4 टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया क्या? यस सर। यस सर। तो अंडर रूट में कितना आया फिर? 1। 1। रूट 1 तो मतलब 1 ही होता ना। यस सर। अब अगर ये वाला जो 2 है, क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। तो कितना बनेगा फिर? ग्रेटर देन 2। तो मतलब इसका रेंज क्या है? इसको कैसे पढ़ोगे कि भाई 4 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दैट मीन्स उसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो हमेशा कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। अगर कोई आपसे रेंज पूछता तो मैं इसका रेंज कैसे बताता? क्लोज इंटरवल 2 से ग्रेटर देन कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इसमें हो सकता था आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता था, तो मिनिमम 2 आएगा और ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है ना। अच्छा कोई आपसे ये पूछ लेता कि मिनिमम वैल्यू कौन से इनपुट पे आएगा, तो वो बता सकते हो मेरे को? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स? ऐसे ही मतलब लॉजिक से भी सोच सकते हो कि यार एक्स की वो कौन सी वैल्यू लूं जिससे इसका रिजल्ट 2 बन जाए। अरे 1 एकदम सर। सामने ही है। कहाँ पर? 1 पे? 1 पे 2 नहीं बनेगा। देखो 1 पे तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1 4 होता है, और 1 अपॉन 4 तो वो तो 4 होता है। कहाँ आएगा? 1 पे नहीं होगा। जीरो जीरो रखो ना, जीरो 4 टू द पावर जीरो 1 होता है, और 1 अपॉन 4 टू द पावर जीरो भी क्या होता है? 1 होता है। यस सर। यस सर। जीरो ना, जीरो। हाँ, समझ गए? मनीष, यस। गुड इवनिंग। मनीष यार, क्लास खत्म होने के टाइम तो आप ज्वाइन कर रहे हो, हैं? लेट ज्वाइन करते हो यार। समझ में आएगा ये वाला पार्ट? अब देखो मैं इसी इसी में ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं क्वेश्चन कैसे चेंज कराऊँ।
उसने देखो ऐसे भी दे दिए, AMGM की क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि इसके बनते हैं बहुत सारे। इफ मान लो उसने दे दिया A+B इज इक्वल टू, सब मान लो 8 दे दिया, और बोला देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दो पार्ट मैंने बना दिए, एक मैंने बोला A×B और एक मैंने बोल दिया, अच्छा इसको 2A+B लिख लो ना, और एक मैंने बोल दिया A² × B। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेई में, कि ऐसे मल्टीप्लाई कर करके पूछ लेगा। तो उस टाइप में हमें सोचने पड़ते हैं, मतलब कितने आपको लगाना AMGM है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा AMGM ही लगाना है कंसेप्ट। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप AMGM कितने नंबर्स का लगा रहे हो, दैट वी नीड टू थिंक। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो 2 नंबर का AMGM से काम बन गया था। देखो, एक नंबर मैंने ये सोचा, एक नंबर ये सोचा। अच्छा सोचा क्यों था वो, उसका रीजन समझ में आ गया, प्लस में पूछा था उसने, दिख रहा था क्या प्लस में। तो अगर मैं दोनों नंबर को A और B ले लूं, तो क्या AM का मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 नहीं होता। यस सर। हाँ, तो ये एक सोचने की तरह एक तरीका होता है ना, कैसे सोचेंगे। अब इसका सोचो यार कि A×B कैसे मिलेगा, और हमें उसने कंडीशन दी है 2A+B इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन गिवन है। आपको लगाना है AMGM है, लगाना है AMGM है, बस मेरे को ये बता दो कि वो 2 नंबर आपने क्या सोचे जिसके लिए आप AMGM लगा रहे हो, वो 2 नंबर। सर B = 8 - 2A करके लिखेंगे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आपको नंबर यहीं से सोचने होते हैं। ये बस जो कंडीशन उसने दी है ना, इसको हम यूटिलाइज करेंगे AMGM में। जैसे पिछली बार कंडीशन नहीं दी थी, पिछली बार क्या पूछा था, 4⁴ और 1। अच्छा एक बात और याद रखना है, कोई भी आपको दो रेसिप्रोकल की क्वांटिटी दिखे ना, रेसिप्रोकल की क्वांटिटी, जैसे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, जैसे मैंने वो लिख दिया 2⁴ प्लस 1/2 जब भी कोई दो रेसिप्रोकल क्वांटिटी दिखे, तो उनका जो रेंज होता है ना, उनका जो रेंज होता है वो हमेशा 2 से इन्फिनिटी ही होता है। जैसे हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, देखा था ना 2 से इन्फिनिटी। तो कोई तुमसे पूछे ना x+1/x का रेंज बताओ, ठीक है, यहाँ पर ये ना इंटरवल पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे x greater than 0 होना चाहिए, इसके लिए अल्फा greater than 0 होना चाहिए, समझ गए। और अगर मान लो ये greater than 0 ना होके इसी का अगर x<0 हो जाता, तो फिर इसका रेंज होता -∞ से -2। ये भी ध्यान रखना, जो 2 से इन्फिनिटी है ना, वो चेंज होके -∞ से -2 हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव ले लिया मैंने इनपुट सारे के सारे, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। रेसिप्रोकल, दो रेसिप्रोकल का रेंज हमेशा 2 से बड़ा ही होता है। अब यहां मैं क्या बोल रहा हूँ, दो नंबर मेरे को सोचने थे। देखो एक कंडीशन 2A है, दूसरा B है, तो मैंने 2A ले लिया और B ले लिया, वही डायरेक्टली पिक करो ना। अच्छा उसको पिक करने का देखो रीजन ये था कि AM, अच्छा इन दोनों में AM कैसे लिखो मेरे को बताओ, क्या लिखो AM, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 ना। यस सर। यस सर। उससे एडवांटेज पता क्या हो रहा है, 2A+B का वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में यार, दिया तो है, यस सर। तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा इसका GM बताओ, GM कैसे लिखेंगे हम, दोनों को 2A × B मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्या लिखेंगे, रूट। देखो क्या आपको A×B नहीं मिला, तो वही तो आपको निकालना था, दिख गया क्या A×B, यस सर। A×B निकालना था, और 2A+B का वैल्यू दिया था। तो इसलिए मैंने बोला कि दो नंबर आप 2A एंड B पिक करो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को नंबर क्या पिक करना है, और कितने नंबर्स पिक करने हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर्स भी पिक करने पड़ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें अभी। तो मैं AMGM लगा रहा हूँ बिटवीन 2 नंबर्स, तो लगा दो। तो क्या लिखूं, 2A+B डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट में क्या आएगा, 2A × B। अच्छा एडवांटेज क्या हुआ, 2A+B का वैल्यू 8, 8/2 कितना हो गया, 4, 4। और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन गया, 2 × A × B। अब यार यहाँ से मेरे को तुम A×B का मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, बताओ ना, स्क्वायरिंग करो, कुछ डिवाइड डिवाइड करो, स्क्वायरिंग करो। 8 आएगा सर, AB मतलब < < हाँ देखो पहले स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 16, फिर वो 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा, 8। तो क्या आपको रिलेशन ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। यस सर। यस तो सर। यहाँ से A×B क्या बोल रहा है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 8। तो इसका मतलब उसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या होगा, 8 सर। 8 होगा। अब ऐसे ही ना, इसी टाइप से आप दूसरे वाले पार्ट को सोचो। दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला है,
ए स्क्वायर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये सेकंड वाला पार्ट है। अब इसमें टास्क है कि आपको ए स्क्वायर बनाना है और कंडीशन दी है हमें 2a+b की। तो इस बार भी एएमजीएम ही लगेगा, बट आपको ये सोच के बताना है कि मेरे को कितने नंबर अज्यूम करने हैं जिसके लिए मैं एएमजीएम अप्लाई करूं। सोच के बताओ, इधर 2 लोगे या 3 लोगे, और वो कौन कौन से नंबर होंगे। देखो कंडीशन क्या बननी चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी भी बने और 2a+b भी बने, क्योंकि जो उसने दिया है वो 8 को भी यूटिलाइज करना है। ये वाला भी बनना चाहिए और ए स्क्वायर इंटू बी का जुगाड़ भी होना चाहिए, जैसे यहाँ ए इंटू बी मिला था हमें। लगेगा एएमजीएम ही, 99% क्वेश्चनों में एएमजीएम ही लगता है। ये मैक्सिमा निकालना, मिनिमा निकालना, तो ये एएमजीएम निकाल के भी ना मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मैक्सिमा मिनिमा हमने वो एओडी में पढ़े होते हैं ना। क्या करते हैं इसमें, ए इंटू बी से मल्टीप्लाई करके सर। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, सोच के बताओ। मल्टीप्लाई क्यों करना है, आप सोचो ना कि आपको, अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब क्या होता है, मेरे को उसको एक्सप्लोर करके बताओ, क्या क्या होता है उसमें, कितने ए होते हैं। 2 होते हैं सर। 2 होते हैं, और एक बी होता है क्या। यस सर। यस तो अगर मैं सोचो 3 नंबर मैंने ऐसे ले लिए होते, ए और बी, समझ में आया, ए और बी, तो क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर बी नहीं बन जाता। यस सर यस सर। इन तीनों का अगर मैं ऐड करता, तीनों को ऐड करता, तो क्या वो 2a+b का जुगाड़ नहीं बनता। अरे यस भाई a+a ही तो 2a होता है ना। तो यस मतलब इस बार आपको एएमजीएम कितने नंबर्स के लिए लगाना था, 2 नंबर या 3 नंबर 3 के लिए सर। के लिए। तो आपको ये सोचना जरूरी है। देखो मैं 3 नंबर का एएम लिख रहा हूँ, एएम क्या बोलते हैं, तीनों को ऐड कर दो, बट डिवाइड बाई 2 करते हैं 3। सर, मतलब अब तो 3 करेंगे। यस सर। हाँ अब 3 करेंगे ना, 3 नंबर हो गए। और जीएम क्या बोलते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर में कितना लिखते हैं, 1/3। 1/3। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिया कि सर अब तक तो 1/√2 कर रहे थे। अरे भाई 2 नंबर होता है तो पावर में 1/2, 3 नंबर है तो 1/3, 4 है तो 1/4। तो ऐसे बना लो जी। देखो एडवांटेज क्या हुआ, a+a+b, तो ये तो ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, कितना था वो, 8।2a+b, तो 8 था, तो ये 8/3 तो हमारा ऐसे हो गया एज इट इज, ग्रेटर देन, और ये अपना, अच्छा ये मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ए ए स्क्वायर, स्क्वायर इंटू बी। उसकी पावर 1/3। अब हमें क्या चाहिए था, सिर्फ ए ए स्क्वायर स्क्वायर भी। टू तो ये पावर 1/3 कैसे रिजोल्व होगा, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना। क्यूब लेना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ हो गया। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, 8 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, क्या वही आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी का मैक्सिमम वैल्यू यस सर। हो यस गया। सर तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितना है अपना, 8 का क्यूब डिवाइड में 27, सही है। यस सर तो ये आपको सोचना पड़ता है कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे। जैसे सोच लिया तो फिर बताना मेरे को एक और क्वेश्चन, मैं कंडीशन दे रहा हूँ तुम्हें। मान लो मैंने ये दे दिया, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी टू द पावर 4, चलो एक मिनट, ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सोचो, उस कंडीशन को देख के सोचो, और ये कैसे बनेगा। सोचना है, देखो सोचना है, टास्क क्या है हमारा, समझे क्या।
कि जितना कंडीशन उसने दिया है, उसने कंडीशन सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी दिया है, और आपको बनाना है ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4। तो आपको टास्क, हिंट वही है, हिंट वही है कि आपको एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ही अप्लाई करना है। बस टास्क है कितने नंबर सोचने हैं आपको। ये 9 नंबर सोचेंगे सर। हाँ, तो 9 कैसे सोचोगे, वो वही तो इम्पोर्टेंट है। सर 2 मतलब ए लेंगे, 3 बी ऐसे करके। अच्छा चलो, आपने 2A ले लिए, चलो मैंने ठीक है आपके लिए लिखा 2A ले लिए, 3B ले लिए, चलो अच्छी बात है, ऐसे करके ले लिए। तो इधर आप अब जब जीएम लगाओगे तो ये मल्टीप्लाई में सही है आपका, ए स्क्वायर बी क्यूब वगैरह वगैरह, बट एम क्या बोलता है। सभी का प्लस और डिवाइड बाई हाँ, तो अगर सबको प्लस करोगे तो कितना बन गया ये? 2 वे सर। क्या 2A था क्या हमारे पास? नो सर। ये सर कितना बना? ए माइनस ए ले लें सर, एक प्लस प्लस का और एक माइनस का। अच्छा, तो फिर उनको ऐड कर दोगे तो 0 बन जाएगा। एक प्लस का ले लोगे, एक माइनस का ले लोगे, तो ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्लस माइनस तो लेनी नहीं होते ना इसमें, यस सर। तो ऐसे नहीं बनेगा फिर। सोचो कि आपको ए स्क्वायर भी मिल जाए और आपको ऐड करने पे ए भी मिल जाए, क्या सोच रहे? आपने सोचा सही है कि सर मैं 9 नंबर ले लूंगी, बट आपने थोड़ी सी गलती क्या की, और इसको वन ना लेके ना, वन ना लेके कुछ अलग लेते ताकि एडवांटेज हो। 4 3 2 7 2 9 है ना, तो इसको चलो 9 ले लेता हूँ, इससे थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा ना, आंसर सही आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी अजीब नहीं दिखेगी। सोचो, उससे फर्क नहीं पड़ता 7 हो 9 हो 8 हो, वो तो डिजिट चेंज होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगी। अच्छा सोचो, क्या एक ये भी तरीका है क्या कि जो आपने 9 नंबर सोचे, अगर मैं उसमें a/2 और a/2 ले लेता तो ये बढ़िया नहीं था क्या? क्योंकि a/2 और a/2 का एडिशन तो यही होता है ना। यस सर। हाँ, तो ये सोचो, और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम बैलेंस। तो b में कितना सोचो फिर? b/3। b/3 कितनी बार? 3 3 बार। बार। तो देखो एडिशन करते ही b बन गया। और c में क्या सोचोगे? C/4 कितनी 4 बार? बार। 4 बार। ये सोचना था। टास्क इतना ही था कि यार सोचना पड़ता है कितने नंबर से, और ये जेई के क्वेश्चन है ऐसे। अब देखो मैं एम जीएम लगा रहा हूँ, मैं एम नहीं लिख रहा। अच्छा, एम मतलब सबको ऐड करोगे तो क्या डायरेक्ट यस लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। यस सर। डिवाइड में क्या आएगा? 9 नंबर है, तो डिवाइड में 9, अरे इसलिए मैंने 9 कर दिया था ना, 9/9 कट गया ना वो, थोड़ा बैलेंस हो जाता है। और जीएम में बता दो, जीएम में क्या लिखूं डायरेक्ट? सबका मल्टीप्लाई, तो सबके यस मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर आ गया, b3 आ गया, सी की पावर 4 आ गया। और डिवाइड में क्या क्या बना? 2 कितने आए? 2। और 3 कितने आए? 3। 3 4 कितने आए? 4। और उसकी पावर में कितना लिखो? 1/9। 9। अब देखो क्वेश्चन है इसमें जेई का, लास्ट ईयर देख लेना तुम ढूंढ के। ये रिजल्ट तो क्या बन गया अपना? 1 बन गया सर। 1 बन गया। अब देखो इधर पावर 9, 1/9 है ना, तो दोनों साइड क्या लोगे पावर में? 9 लेंगे। तो तुम सोचो अगर दोनों साइड आपने 9 ले लिया तो 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही रहेगा। यस यस सर। सर। तो अच्छा, और फिर ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दो डायरेक्ट, क्या? यस यस सर। 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, और ये आ गया अपना आंसर। क्या मैक्सिमम वैल्यू आ गया? यस यस सर। ये जो बड़ा सा आंसर है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, यही आंसर है। और इस बार जो जेई में क्वेश्चन बना था ना, वो इस टाइप का इसमें ऐसे बना था, जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, और इन पावर्स को ना कुछ वैल्यू दे दी उसने, अल्फा बीटा गामा, तो फिर बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या काइंड ऑफ कुछ बताओ। तो फिर उसमें आपको ये सोचना इंपॉर्टेंट था कि ये कितने नंबर्स आपको सोचने थे। यहाँ पर अपने को 9 नंबर सोचने थे। प्लस माइनस मत सोचो, आप स्प्लिट करने की सोचो। या तो देखो जैसे 2A है, अगर मान लो मैंने ऐसे ले दिया होता, अगर मैंने ये कंडीशन ऐसे दे दी होती, तो आपने जो सोचा था ना कमलप्रीत, वो सही हो जाता। अब तो सही हो जाता है कि वो वाला, कि सर 2A ले लो, यस सर। ले लो, और 4 क्या ले लो? सी। बट मैंने जानबूझ के ए प्लस बी प्लस सी लिखा था ताकि तुम उसका आधा भी सोचो, a/2, b/3, c/4, जितना रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से सोचो। समझ गए? यस सर। ठीक है।
ये इनफाइनाइट टर्म्स वाले तो वही है। ठीक है, एएमजीएम में ना ये एक पार्ट था ना, एएमजीएम एचएम में ना रिलेशन वाला पार्ट जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला आता है। एक मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे ना ए अपने का ना क्या है, ये एक एक सेशन ही मिले हैं इन चैप्टर्स के, हालांकि एक एक सेशन में होते नहीं है। जैसे मान लो एक होता है कि एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। ऐसी स्टोरी सुनी आपने अर्थमेटिक मीन में कि एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें। जैसे मैंने क्या बोला, ए एक नंबर है और लास्ट में एक बी नंबर है, ये हमको मिलेगा, और उसके बीच में ना बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। ये कैपिटल ए का मतलब है अर्थमेटिक मीन। कितने इंसर्ट किए? एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। समझ गए? यस सर। अब तुम देखो, ये जो कंप्लीट होता है ना, ये कंप्लीट पैकेज क्या बनाता है, ये एपी को ही फॉर्म करता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, 2 4 6, क्या ये एपी है क्या आपका? यस सर। सर। अच्छा एक बात बताना, फिर 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन बताओ दिमाग में। 2 और 6 का अर्थमेटिक, फोर। तो क्या 4 बीच में है क्या? यस सर। यस क्या वो 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन नहीं था? तो यस मतलब सर। उसने भी यही बोला है, देखो 2 और 6 के बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन डाल दिए, तो यहाँ एक आया, तो वैसे उसने जनरलाइज कर दिया कि बहुत सारे हैं। तो ये पूरा का पूरा पैकेज क्या बनाता है फिर आपका? एपी बनाता है, राइट? अच्छा अगर एपी बनाएगा तो सोचना, अगर ये ए है तो क्या मैं इस A1 को A प्लस डी बोल दूं? यस A2 को सर। क्या बोलो? ए A प्लस प्लस टू डी। और A3 को क्या बोलो? A प्लस 3D। देखो अर्थमेटिक मीन में अगर A5 पूछेगा ना तुमसे, कोई A5 पूछेगा, तो आपको आंसर क्या बताना है? A+5D। बट एपी में अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा, एपी में फिफ्थ टर्म, तो क्या होता है? ए प्लस फोर। A+4D। देखो दोनों चीज याद रखना। तो अगर मैं सिमिलरली एन को लिखूं तो क्या लिख दूं? A+ND। डी। तो फिर बी क्या आएगा? ए प्लस एन प्लस वन। हाँ, A+N+1D, क्योंकि वो जस्ट आगे वाला है। तो यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकलता है, क्या मैं ऐसे लिख दूं B = A+N+1 × D, सॉरी N+1 × D। तो क्या यहाँ से आपको डी दिख रहा है लेफ्ट राइट करके? B - A/N+1 दिख गया? यस सर। ये आपको याद रखना है, इस थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। ये डी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक बार मेरे को डी मिल गया, तो मैं जितने भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए वो निकाल सकता हूँ मैं। भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ए तो तुम्हें देगा, बी तुम्हें देगा, सिर्फ A1 A2 A3 मैंने उसने बोल दिया कि 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो फाइंड आउट करो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन डिफरेंस ही ना। और इसको ऐसे भी याद रखना, बी का मतलब क्या है? लास्ट टर्म है क्या बी का मतलब? और ए का मतलब कौन है? फर्स्ट टर्म। और डिवाइड में देखो एन है ना, एन, ये जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल काउंटिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रह जाएगा क्या? यस सर। और उसमें 1 ऐड करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए कि यार 2 और 50 के बीच में 7 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। मैंने क्या बोला? 2 और 50 के बीच में 7 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, एंड फाइंड दोज अर्थमेटिक मीन्स। तो तुम पहला काम क्या है तुम्हारा? डी निकालना। कैसे निकालेंगे? 50 - 2, डिवाइड में क्या लिखूं? एट। 7 + 1 कितना हो जाएगा वो? 8। तो ये कट पिट के कितना आंसर आया फिर? सिक्स। 6 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब आपको सब निकालने थे, सिंपल फंडा है। 2 + 6 A1 आ जाएगा, फिर उसमें एक बार 6 और ऐड कर दोगे A2 आ जाएगा, फिर 6 ऐड कर दोगे A3। अरे आगे कैसे बढ़ते हैं एपी में? कॉमन डिफरेंस ऐड करके ना। यस सर। तो ये वाला एक कंसेप्ट याद रखना यार। समझ गए? यस सर। ठीक है ना? इसी में मैं ना फिर भी शॉर्ट नोट्स वगैरह तुम्हें शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद ही। उसमें भी है ना बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी देखने को, अभी इतना टाइम था नहीं अपने पास। हाँ कमलप्रीत बोलो। सर वो बी वाला A+N+1 D कैसे होगा? ये अरे एन का मतलब क्या हो गया? nth टर्म, तो वो तो A+ND हो गया ना। तो उसके जस्ट बाद आगे कैसे, अच्छा एपी में कैसे बढ़ते हैं हम, आगे कैसे बढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस ऐड करके। तो यहाँ से बी तक जाना है तो एक बार और डी ऐड होगा ना। देखो
ए एन आपका क्या था, ए प्लस एन डी, तो उसके बाद में बी है। अच्छा यहां से यहां जाओगे एपी में, क्या एक और कॉमन डिफरेंस ऐड होगा? यस सर। आगे कैसे बढ़ते हैं हम, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। अब इसमें अगर एक और डी ऐड कर दोगे, तो क्या ये डी डी कॉमन आके ऐसे नहीं दिखेगा, ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी? यस सर। हाँ तो वही लिखा है मैंने, ये अपना बी हो गया। अब इसके अगर मान लो मैंने बोला था बी के आगे वाला क्या आएगा, तो आगे वाले कैसे पहुंचते हैं आप, एक बार और डी ऐड कर देते। भाई आप ऐसे ही करोगे, फिर आगे आ जाएगा। फिर आगे जाना है तो एक और डी ऐड कर दो। और अगर कोई पूछे पीछे जाना है, पीछे कैसे जाओगे, माइनस डी करके सर। माइनस डी करके, सिंपल फंडा, वही लगाया मैंने। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ना वो शॉर्ट नोट्स वाला पीडीएफ भी भेज दूंगा ना, उसमें भी पढ़ना, और कोई भी कंसर्न हो, कोई डाउट हो तो बताना। और मनीष यार मेरे को मैसेज करना है यार अभी, ठीक है, मैं आपको कॉल ही करने वाला था। ठीक है, ऐसे ही हम जस्ट नॉर्मली बात करेंगे, क्योंकि आपके थोड़े स्कोर मैंने देखे थे, लो चल रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बात करने वाला था। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलो, और बाकी वो ना इसके जो भी थ्योरी के पार्ट्स हैं या इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, वो भी तुम प्रैक्टिस कर लेना एज ए क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो मेरे को भेज देना, डोंट वरी ना। चलो फिर, बाय बाय ना, अभी तो डिनर करो, फिर क्लास का भी टाइम हो रहा है तुम्हारा। चलो बाय।